मनोरमा की छोटी बेटी नियति अपाहिज थी और जब उसने बेटे की शादी की तो बेटा और बहू जोर डालने लगे कि माँ आप हमारे साथ लंदन चलिए और नियति को हम किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं। जब मनोरमा ने ये सुना तो उसका कलेजा फट गया और उसने बेटे के मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा तो वो गुस्से में माँ और बहन को छोड़कर लंदन चला गया और हर महीने उन्हें पैसे भेज देता। जब 1 साल बीते तो बैंक से उसे फोन आया कि आप जो पैसे भेजते हैं वो कोई लेने नहीं आता, तो वो आप ले जाइए। तो बेटा फौरन इंडिया आया, बैंक से पैसे लेकर घर गया तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मनोरमा को अपनी छोटी अपाहिज बेटी नियति से बहुत प्यार था। वो 14 साल की हो गई थी लेकिन फिर भी वो अपने हाथ से अपनी बेटी को खाना खिलाती थी। हालांकि यह उसके लिए बहुत बड़ी परीक्षा थी। भगवान ने उसे बड़े समय बाद बेटी दी थी। उसका बेटा अपनी छोटी बहन से 11 साल बड़ा था और उसे अपनी छोटी बहन नियति से जरा भी प्यार न था। हर समय उसे घृणा से देखता था। जब नियति पैदा हुई और रणवीर ने अपनी बहन को देखा तो आड़े टेढ़े मुंह बनाने लगा, क्योंकि नियति जन्म से अपाहिज थी। दाई टांग बाई टांग से सूखी और छोटी थी। ये देखकर रणबीर ने अपनी प्यारी सी बहन को ना पसंद से देखा और फिर पीछे हट गया। मनोरमा ने उसे बहुत समझाया कि ये तुम्हारी छोटी बहन है, इससे प्यार किया करो, लेकिन वो कहने लगा ये कैसी बहन है, मुझे ऐसी टूटी फूटी बहन नहीं चाहिए, मुझे ये अच्छी नहीं लगती। ये कहकर वो हॉस्पिटल के कमरे से बाहर निकल गया था। मनोरमा का तो पहले ही रो रो कर बुरा हाल था। जब जन्म के बाद उसे ये पता चला कि बेटी की दाई टांग बिल्कुल सुकड़ी हुई है और वो चल फिर नहीं सकेगी, लेकिन फिर भी उसने भगवान की मर्जी में खुद को राजी कर लिया था, लेकिन मनोरमा के पति राजवीर ने बेटी को बाहों में लेकर प्यार जरूर किया था। वो कहने लगा भगवान की यही मर्जी थी। मनोरमा ने भी एक गहरी सांस, ठंडी सांस ली थी और भगवान की दी हुई इस परीक्षा को खुशी से स्वीकार किया था। मनोरमा को लगा था कि अभी अभी रणवीर ने देखा है इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा खून का रिश्ता जोश मारेगा और फिर वो अपनी बहन से प्यार भी करेगा, इसका ख्याल भी रखेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रणवीर ने तो उसकी शक्ल को देखना भी गवारा नहीं किया था। जब भी उसे देखता तो माथे पर बल डाल देता। कभी नियति रो रही होती और मनोरमा काम में व्यस्त होती तो रणवीर से कहती कि बेटा अपनी बहन को फीडर पिला दो या उसे गोद में पकड़ लो, मैं जरा किचन का काम समेट लूं। तो वो कहता कि मैं नहीं पकड़ता उस लोमड़ी को, मुझे ये अच्छी नहीं लगती। ये कहकर वो टीवी देखने लगता। वो बेचारी बिलखती रोती रहती, लेकिन उसके भाई में दया नाम की कोई चीज ना थी। मनोरमा को ही आकर उसे उठाना पड़ता था। वो उससे कहती कि कितनी बुरी बात है, तुम्हारी छोटी बहन है ये। लेकिन रणबीर आड़े टेढ़े मुंह बनाता था और कहता था जब मेरे दोस्त मेरे साथ खेलने घर आए तो इसको कमरे में बंद कर दीजिएगा, वो इसे देखेंगे तो मेरा मजाक उड़ाएंगे कि रणबीर की बहन कैसी अजीबो गरीब है। ये बात सुनकर मनोरमा को बड़ा दुख हुआ था। उसने रणबीर का कान पकड़ा और कहने लगी खबरदार, अगर आइंदा तुमने अपनी छोटी बहन को कुछ कहा तो। रणबीर को एक तो अपनी बहन नापसंद थी और दूसरा जब से वो पैदा हुई थी माँ बाप का ध्यान नियति पर हो गया था, क्योंकि एक तो 11 साल बाद बेटी हुई थी।
फिर मासूम थी, इसलिए दिल में उसके लिए सॉफ्ट फीलिंग होना स्वाभाविक बात थी। लेकिन रणबीर को ये सब पसंद नहीं था। जब वो देखता कि उसके माँ बाप अब रणबीर की बजाय नियति पर ध्यान देने लगे हैं, तो वो अंदर ही अंदर नियति से नफरत करने लगा था। एक बार नियति 11 महीने की थी, जब बैठकर खिलौने के साथ खेल रही थी। बेचारी चल फिर तो सकती नहीं थी, इसलिए जहां मनोरमा उसे बिठाती और उसके सामने खिलौने रख देती, वो वहीं बैठी खेलती रहती। रणबीर उससे हमेशा दूर दूर ही रहता था। नियति खिलौना से खेल रही थी और रणबीर पढ़ रहा था। जब नियति का खिलौना थोड़ा सा आगे चल गया, वो बेचारी हाथ से पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पकड़ नहीं पा रही थी। उसकी एक टांग ठीक थी, दूसरी बिल्कुल सिकुड़ी पड़ी थी, इसलिए रेंग कर खिलौना नहीं पकड़ सकती थी। रणबीर की नज़र पड़ी तो वो ये देखकर मुस्कुराने लगा कि ये लंगड़ी तो किसी काम की नहीं है, अपना काम भी कर नहीं सकती, खिलौना तक नहीं पकड़ सकती। बजाय इसके कि वो खिलौना उसके पास कर देता, उसने वो खिलौना नियति से और दूर कर दिया और हंसने लगा। कभी जानबूझकर जाते जाते उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता। वो रोने लगती थी। मनोरमा उस पर चिल्लाती थी, रणबीर क्यों तंग करते हो बहन को, बजाय इसे संभालने के या इसके साथ खेलने के, तुम इससे लड़ते रहते हो। वो कहता कि ये मुझे बुरी लगती है। समय ऐसे ही आगे बढ़ने लगा था। नियति थोड़ी बड़ी हुई तो मनोरमा ने प्राइवेट टीचर घर पर रख ली, जो नियति को ट्यूशन देने लगी, क्योंकि वो स्कूल जा नहीं सकती थी और रणबीर उसे अभी भी बहुत तंग करता था। वो एक जगह बैठी रहती, पूरी तौर पर वो मनोरमा के सहारे पर थी, वहीं उसे संभालती थी। रणबीर की पढ़ाई पूरी हो गई तो काफ़ी अच्छी फील्ड में उसे नौकरी मिल गई थी, पैसे भी बहुत अच्छे मिल रहे थे। उसने अपने पापा से कहा कि अब आपको कमाने की या मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। घर के हालात अच्छे होने लगे थे। वो अपनी माँ के लिए और अपने बाप के लिए चीज़ें भी लाकर देता था। बस एक नियति थी जिसके लिए कभी वो खुशी से कुछ नहीं लाया था। बस उसकी माँ ही नियति के लिए शॉपिंग करती थी। वो कहता था, इस लंगड़ी पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ये चाहे कुछ भी पहन ले। खैर समय ऐसे ही बीतने लगा था कि एक दिन रणबीर के पापा को हार्ट अटैक आ गया और हॉस्पिटल जाते ही वो दम तोड़ चुके थे। मनोरमा के लिए पति का सदमा बहुत बड़ा था। वो तो बिल्कुल टूट कर रह गई थी और नियति का भी यही हाल था। भाई का प्यार तो उसे कभी मिला ही नहीं था, मगर उसके पापा उसे बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे और उसके लाड उठाते थे। उसे शहजादी कहते थे। नियति का भी रो रो कर बुरा हाल था। पहली बार रणबीर ने उस समय नियति को तसल्ली दी थी, उसके आंसू साफ किए थे। वो भी भाई से लिपट गई थी। बाप की खुशबू भाई से महसूस होने लगी थी। फिर उसने नियति के सर पर हाथ रखा और कहने लगा कि कभी भी ये मत समझना कि तुम अकेली हो। मैं कोशिश करूँगा कि पापा जितना तो नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें प्यार दूंगा। मनोरमा ने जब ये सुना तो बेटे का माथा चूमा था, उसे दुआएं देने लगी। वो जानती थी कि अब बेटे की दया पर आ चुकी है। रणबीर का व्यवहार शुरू शुरू में तो मनोरमा और नियति के साथ बहुत अच्छा था। नियति 14 साल की हो गई थी, लेकिन खाना उसकी माँ ही उसे अपने हाथों से खिलाती थी। अब वो बैसाखी के सहारे चल लेती थी, लेकिन ये तो मनोरमा भी जानती थी और नियति भी कि उसके कभी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी उसे पत्नी के तौर पर कभी स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए सारी जिंदगी नियति को या तो अपनी माँ के साथ गुजारनी थी और माँ के बाद भाई के साथ। इन्हीं दिनों रणबीर को अपनी एक
कोलिंग अच्छी लगने लगी थी। वो काफी अमीर परिवार की लड़की थी। यूं तो रणवीर का भी अपना घर था, गाड़ी थी जो उसे ऑफिस की तरफ से मिली थी, अच्छा सेटल था। इसलिए उसने अपनी माँ से कहा कि उसे वर्षा पसंद है और वो उसी से ही शादी करना चाहता है। मनोरमा को भला क्या इनकार हो सकता था। उसने रिश्ता मांगा जो एक्सेप्ट हो गया। कुछ महीने में ही वर्षा उसकी बहू बन गई थी। लेकिन जैसे ही घृणा पहले कभी रणवीर नियति को देखकर करता था, वैसे ही घृणा और नफरत वर्षा की नजरों में भी थी। वो नियति से ऐसे पीछे भागती जैसे नियति को कोई अछूत की बीमारी हो और वर्षा को भी लग जाएगी। खाना वर्षा बनाने लगी और मनोरमा का अब पूरा ध्यान नियति की तरफ होता था। नियति की टीचर अभी भी आती थी और उसे पढ़ाती थी। उससे कहने लगी कि 10th क्लास के बोर्ड के पेपर की मैंने तुम्हारी तैयारी करवा दी है, तुम प्राइवेट ही पेपर दे दो। जब ये बात हुई तो मनोरमा ने रणवीर से कहा। पहले तो उसे कोई ऑब्जेक्शन न था, कहता था कि मैं इसे गाड़ी में बिठाकर ले जाऊंगा और पेपर भी दिलवा दूंगा। लेकिन रात को जब कमरे में आया तो वर्षा ने उसे साफ कह दिया। वो कहने लगी, देखो जी, अपनी बहन से जरा दूर ही रहा करो, क्योंकि ये जन्मजात अपाहिज है और मैंने सुना है कि अगर ऐसी परेशानी हो तो दूर रहना होता है। ये ना हो कल को हमारा भी कोई बच्चा ऐसा ही पैदा हो जाए। यह सुनकर रणबीर कुछ परेशान हुआ था। वो कहने लगी कि इसकी ज़्यादा सेवा मत किया करो और मुझे बताओ, ये पढ़ कर करेगी क्या? इस पर इतना पैसा बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है? सारी जिंदगी तो ये तुम्हारे ही सर पर रहने वाली है। ना तो इसकी शादी हो सकती है और ना ही ये शादी के काबिल है। जब तुम्हें ही सारी जिंदगी इसके खर्चे उठाने हैं तो क्या ज़रूरत है इसे पढ़ाई लिखाई करवाने की, फालतू खर्चे उठाने की? अब इसे लेकर जाओगे तुम्हारे ऑफिस का कितना नुकसान होगा। बहरहाल रणबीर को वैसे भी शुरू से नियति से कोई खास लगाव नहीं था। बस पापा के देहांत के बाद व्यक्तित्व हमदर्दी थी जो पत्नी की बातों से अब खत्म हो चुकी थी। अगले दिन जब नियति ने कहा कि अगले हफ्ते उसके बोर्ड के पेपर शुरू होने वाले हैं तो वो कहने लगा कि कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। फिर मनोरमा से भी कहने लगा कि मेरे खर्चे बढ़ गए हैं, अब मेरी पत्नी का भी खर्चा मेरे सर पर, इसलिए आप इसका ट्यूशन छुड़वा दें। वैसे भी ये पढ़कर करेगी क्या? इसकी कौन सी शादी होनी है जो आप इसे अच्छी शिक्षा दिलवा रही हैं? मनोरमा कहने लगी, ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता अच्छा आता है, आप छोड़ो, बस इसको घर में एक कोने में बैठी रहे, इतना ही काफ़ी है। मनोरमा ने कहा कि अगर पढ़ लिख जाएगी तो कम से कम बच्चों को ट्यूशन तो पढ़ा लिया करेगी। तो वो कहने लगा, जाने भी दे माँ, इसे क्या करना है? एक तो टांग से लंगड़ी है, ऊपर से पढ़ने में भी कमज़ोर है। मैं इतने खर्चे अब अफोर्ड नहीं कर सकता। बस आप इसका ट्यूशन छुड़वा दे, क्योंकि जो टीचर इस घर में पढ़ाने आती है उसकी फीस 2000 थी। बहरहाल मनोरमा ने नियति की पढ़ाई भी छुड़वा दी। उस दिन नियति बहुत रोई थी, क्योंकि ना तो वो दिमागी कमज़ोर थी और ना ही कभी पढ़ाई में, ना कभी उसका कोई टेस्ट गलत होता था। उसे पढ़ने का वैसे भी बहुत शौक था। वो चाहती थी कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, लेकिन अपाहिज की वजह से स्कूल नहीं जा सकती थी। जाती भी तो लोग उसका वैसे भी मजाक उड़ाते, जैसे कि उसका सगा भाई उड़ाता था। वैसे ही सब नापसंदगी से उसे देखते, जैसे कि उसकी भाई और भाभी देखते थे। इसलिए उसने दिल पर पत्थर रख लिया। मनोरमा अपनी बेटी की हालत अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसे सीने से लगाकर तसल्ली देने लगी। लेकिन ये तो शायद अभी शुरुआत थी। वर्षा अब हर मामले में टांग उड़ाने लगी थी। वो कहती थी कि माँ बेटी हम पर बोझ है, चलो सास को संभालना तो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन यह अपाहिज लड़की तो सारी जिंदगी हमारे सीने पर मूंग दलने के लिए रह गई है। सारी जिंदगी रणबीर इसी को संभालता रहेगा तो कल को अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगा लिखाएगा? नियति जब ऐसी बातें सुनती तो आंसू बहाने लगती, लेकिन अपनी माँ को नहीं बताती थी, क्योंकि
जब से उसके पापा का देहांत हुआ था, उसकी माँ बीमार रहने लगी थी। रणबीर ने वर्षा के कहने पर विदेश में नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया था। रणबीर को बहुत जल्द लंदन में नौकरी की ऑफर हुई थी और फिर फैमिली वीजा का भी कहा गया था। ये सुनकर तो वर्षा ऐसे थी कि जैसे हवा में उड़ रही हो। वो बहुत खुश थी। उसने उस खुशी में घर में एक दावत रखी थी और इसमें अपने सारे मायके वालों को बुलाया और खाना भी बाहर से ही ऑर्डर किया गया था। सभी कह रहे थे कि तुम तो बड़ी भाग्यशाली निकली। और रणबीर के बहुत से दोस्त भी इस दावत में आए हुए थे, तो वो कहने लगे कि तुम्हारी वाइफ तो तुम्हारे लिए बड़ी लकी साबित हुई है। अभी शादी को कुछ महीने हुए हैं कि तुम्हें लंदन में नौकरी की ऑफर भी हो गई और वह भी पूरी फैमिली के साथ जाने की परमिशन भी मिल गई। तुम्हारे घर वालों के तो ऐश हो गए हैं। वर्षा भी बहुत खुश थी कि जो कुछ रणबीर को मिला है वो उसके भाग्य से मिला है। मनोरमा को क्या आपत्ति हो सकती थी? फिर वर्षा भी पढ़ी लिखी थी, जॉब कर चुकी थी, इसलिए ये सोचा कि वहां जाकर वो जॉब कर लेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो अपनी सास को तो साथ लेकर जाना चाहती थी, लेकिन नियति को नहीं। सास को भी इसलिए साथ ले जाना चाहती थी ताकि जब वो जॉब करे तो दोनों पति पत्नी पैसे कमाए और उसके सास पूरे घर के काम काज करती रहे, क्योंकि वहां पर अगर वो कोई मेड रखते तो उसे बहुत महंगी पड़ती। इसलिए वो कहने लगी कि रणबीर, हम नियति को साथ नहीं लेकर जाएंगे। वहां पर हम नए लोगों से मिलेंगे, वो लोग हमारा कितना मजाक उड़ाएंगे, तुम खुद सोचो। तो वो कहने लगा, तो क्या करूं मैं? अब मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ और माँ और बहन को अकेला तो नहीं छोड़ के जा सकता। तो वो कहने लगी कि माँ को कब छोड़ने का कह रही हूँ, वो तो तुम्हारी माँ है, तो उन्हें हम लंदन अपने साथ लेकर जाएंगे। लेकिन नियति का क्या है, किसी भी अनाथ आश्रम में भिजवा देते हैं। वैसे भी ऐसी लड़कियां अनाथ आश्रम में पल जाती है, उन्हें चाहिए ही क्या होता है, बस 2 टाइम की रोटी। वो उसे अनाथ आश्रम में भी मिल जाएगी। देखो, मैं वहाँ पर जॉब करूँगी और मेरा उठना बैठना बड़े बड़े लोगों में होगा। मैं नियति को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि इसकी ननद तो अपाहिज है, चल भी नहीं सकती। देखो, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। चाहता तो रणबीर भी यही था कि वो नियति को अपने साथ लेकर न जाए, लेकिन ये बात जब रणबीर ने अपनी माँ से कही तो मनोरमा हत्थे से उखड़ गई। कहने लगी, क्यों मेरी बेटी क्यों न जाए? तुम्हें तो वैसे भी फैमिली वीजा मिला है, तुम अपनी पत्नी, माँ और बहन को लेके जा सकते हो। तो वो कहने लगा, माँ आप समझती क्यों नहीं है? फैमिली वीजा में मेरी पत्नी शामिल है या माँ बाप? अब बाप नहीं तो सिर्फ आप जा सकती हैं, नियति तो जा ही नहीं सकती। इसलिए ठीक यही है कि हम उसे अनाथ आश्रम में भिजवा देते हैं। अरे वहाँ पर भी बहुत अच्छी देखभाल होती है और वहाँ पर और भी इस जैसी लड़कियाँ होगी तो इसका दिल लगा रहेगा। ये बात सुनकर नियति के दिल को ठेस पहुंची थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका सगा भाई उसके लिए ऐसा भी कोई फैसला कर सकता है। मनोरमा तो इस बात पर तैयार ही नहीं थी। वो कहने लगी, नहीं, मेरी बच्ची अनाथ आश्रम नहीं जाएगी। ठीक है, ऐसा करो कि तुम अपनी पत्नी के साथ चले जाओ और हम माँ बेटी को यहीं रहने दो, हम यहीं अपना गुजर बसर कर लेंगी। वो कहने लगा कि माँ आप समझने की कोशिश करिए, ऐसे आसानी से तो सब कुछ नहीं हो जाएगा। मुझे ये घर गिरवी रहवाना पड़ेगा या फिर बेचना पड़ेगा और इसके पैसे मुझे बैंक अकाउंट में शो करना पड़ेगा, तभी तो मैं लंदन जा सकता हूँ। मनोरमा ने जब ये सुना तो सब कुछ समझ में आ गया था कि बेटा तो उसका आखिरी सहारा भी छीनना चाहता है। तो वो कहने लगी, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपना घर नहीं बेचूंगी। ये तुम्हारे बाप की निशानी है, इस घर में तुम्हारे बाप की यादें हैं, मैं ये घर नहीं बेचूंगी। वर्षा कहने लगी कि रणबीर देख लो, तुम माँ
करते रहते हो कि मैं अपनी माँ को साथ लेके जाऊंगा, मेरी माँ ऐसी है वैसी है, उनकी सेवा करूंगा, और तुम्हारी माँ को तो तुम्हारा एहसास ही नहीं है। जरूर ये पूरा घर इस नियति को दे देगी और तुम्हें खाली हाथ छोड़ेगी। वर्षा ने आग लगाने की कोशिश की थी तो यह सुनकर मनोरमा कहने लगी कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपना घर नहीं बेचूंगी। रणबीर को रहना है तो रहे, जाना है तो जाए। रणबीर कहने लगा, ठीक है ऐसा करिए, घर बेचकर मेरा हिस्सा दे दीजिए क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मनोरमा कहने लगी, और हम कहाँ रहेंगे ये नहीं सोचा तुमने? तो वो कहने लगा, आप लोग सब मेरे बारे में नहीं सोचते तो मैं आपके बारे में क्यों सोचूं? जहाँ मर्जी चाहे जाइए, सड़कों पर फिरिए या जो करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ मनोरमा ने रणबीर के मुंह पर दे मारा। वो कहने लगी कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इस घर को नहीं बेचूंगी, और ये घर वैसे भी मेरे नाम पर है, मैं इस घर को किसी कीमत पर भी नहीं बेचूंगी। रणबीर उस समय गुस्से से पागल हो रहा था। जब वर्षा रणबीर के पास आ गई और कहने लगी, रणबीर तुम चिंता ना करो, मैं अपने डैडी से तुम्हें पैसे ले दूंगी, वही तुम बैंक में शो करवा देना। मेरा बाप इतना स्वार्थी थोड़ी है, मैं एक बार ही उनसे पैसे मांगूंगी तो वो दे देंगे। मनोरमा कहने लगी, जब तुम्हारा बाप अपनी बेटी के लिए इतना कुछ कर सकता है तो मैं अपनी बेटी के लिए क्यों ना करूं? ठीक है, तुम अपने बाप से पैसे मांगो और वो ही बैंक में शो करवा के चले जाओ। हम माँ बेटी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल रणबीर ये मौका गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए ससुर के पैसे बैंक में शो करवाए और वर्षा के साथ लंदन चला गया। शुरू में तो वर्षा ने रणबीर से साफ कह दिया कि जब तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए घर नहीं बेच सकती तो तुम भी अपनी माँ को घर का खर्चा नहीं भेजोगे। वर्षा ने भी वहाँ पर नौकरी शुरू कर दी थी, लेकिन रणबीर का दिल नहीं माना। जो कुछ भी था, जैसा भी था, वो उसकी माँ थी और एक अपाहिज बहन भी थी। उसका खर्चा उठाने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसने बैंक अकाउंट में पैसे भेजना शुरू कर दिए और एक बार अपने दोस्त को ये संदेश भेजा कि उसकी माँ को बता दे कि उसके अकाउंट में पैसे हैं, वो हर महीने भेजा करेगा, इसलिए वो ज़रूरत के हिसाब से पैसे निकलवा कर इस्तेमाल कर सकती है। समय ऐसे ही बीत रहा था कि एक साल बाद बैंक से रणबीर को फ़ोन आया। वो कहने लगे कि आपके घर से कोई भी पैसे लेने के लिए नहीं आया और सारे पैसे आपके अकाउंट में वैसे के वैसे ही पड़े हैं। ऐसा करिए कि आप आकर ये सारे पैसे निकलवा लीजिए, क्योंकि आजकल बैंक में बहुत हैकिंग हो रही है और हमें डर है कि कहीं हमारा बैंक भी हैकिंग का शिकार न हो जाए और फिर वैसे सब के सब मारे जाएंगे। आप अपने पैसे ले जाइए। रणबीर ने जब ये बात सुनी तो वैसे भी उसे उसके ऑफिस की तरफ से 8 दिन की छुट्टियां मिली थी। उसने वर्षा से भी कहा कि हमें इंडिया जाना चाहिए। फिर दिल में माँ की मोहब्बत भी जाग उठी थी। 1 साल से ना तो माँ ने फ़ोन किया था और ना ही रणबीर की हिम्मत हुई थी। फिर ये भी सोच रहा था कि अगर माँ और नियति ने पैसे नहीं लिए तो घर का खर्चा कैसे चला रही होगी, क्या कर रही होगी। जिज्ञासा तो वर्षा को भी बहुत थी कि जाके देखे कि बेटे के भेजे हुए पैसों के बगैर वो कैसे घर का गुजर बसर कर रही है। दोनों पति पत्नी काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेकर इंडिया आए थे, लेकिन जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला तो सामने का दृश्य देखकर तो उन दोनों के ही होश उड़ कर रह गए थे, क्योंकि घर का नक्शा बिल्कुल बदला हुआ था। घर के आंगन में सिलाई मशीन रखी थी और नियति भी एक सिलाई मशीन के सामने बैठी कपड़े सी रही थी।
कुछ औरतें कढ़ाई कर रही थी और उसकी माँ सामने लड़कियों को सिलाई ठीक से करने के लिए कह रही थी। तो उन्होंने जब ये सब देखा तो हैरान रह गए कि इतना बड़ा सिलाई का सेंटर आखिर इन माँ बेटी ने खोला तो खोला कैसे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ बहन के पास पैसे कहाँ से आए। मनोरमा ने जब एक नज़र बेटे और बहू को देखा तो माथे पर बल डाल दिए। रणबीर अंदर आया और सीधा माँ के पास आया था। उन्होंने उसे देखकर अपना मुंह फेर लिया। माँ नाराज थी तो वो कहने लगा, माँ ये सब रणबीर के ने सामने सिलाई करते हुए औरतों को देखकर कहा। फिर कहने लगा कि मैं पैसे भेज तो रहा था। तो वो कहने लगी कि हमें तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। कुछ गहने थे मेरे पास जो मैंने बेचकर सिलाई मशीन खरीद ली। सिलाई मुझे आती थी और फिर ऐसी औरतों को रखो जो सिलाई करना जानती थी। मैंने नियति को भी सिलाई सिखा दी और अब हम एक बड़ा बुटीक चला रहे हैं। कपड़े सिलाई करके देते हैं और हमें पैसे मिल जाते हैं। माँ बेटी का गुजर बसर बहुत अच्छा हो रहा था। तुमने क्या समझा था कि क्या तुम कोई भगवान हो? तुम हमें खर्चा नहीं दोगे तो हम मर न जाएंगे। हम अभी जिंदा हैं क्योंकि पालन हार भगवान है। तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो और जब चाहे दोबारा लंदन चले जाना। हमें ना तो तुम्हारी कमाई की ज़रूरत है और ना ही हम तुम्हारे मोहताज हैं। भगवान अगर किसी से एक रास्ता छीनता है तो उसके लिए दूसरा रास्ता खोल देता है। मेरी बेटी की कढ़ाई किए हुए कपड़े और बनाए हुए कपड़े की डिजाइन बुटीक वालों को बहुत पसंद आते हैं और सब कपड़ों की डिजाइनिंग नियति ही करती है क्योंकि इसकी डिजाइन बहुत अच्छी है और नियति के डिजाइन किए हुए कपड़े बुटीक में हाथों हाथ बिकते हैं। हमें अच्छे पैसे मिल रहे हैं। भगवान की कृपा से हम खुश हैं। अगर वो हमसे कोई एक चीज़ छीनता है तो इसके बदले में ऐसी कृपा भी ज़रूर करता है कि जिससे हमारी वो कमी पूरी हो जाती है। और मेरी बेटी इतने पैसे कमा रही है जितना तुम शायद लंदन में नौकरी करके भी नहीं कमाते। घर में हर चीज़ थी, जहाँ तक कि कमरे में एक एसी तक लगा हुआ था। भगवान का हर हाल में धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि अपाहिज होना इंसान के बस की बात नहीं होती। इसलिए अपने ऐसे अपाहिज बहन भाइयों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए बल्कि उनका साथ देना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।